नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कांग्रेस और बीजेपी को आज की रात चुनाव आयोग पर बहुत भरोसा है। भरोसा इतना ज़्यादा है कि पहले कांग्रेस के साधारण प्रवक्ता मिलने जाते हैं, उसके बाद बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री फिर वहां पर धावा बोलते हैं, चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखने जाते हैं। जैसे ही कांग्रेस को पता चलता है कि बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े मंत्री भरोसा जताकर आए हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी भागे भागे चुनाव आयोग पहुंचते हैं और अपना भरोसा जताकर आते हैं। जैसे ही कांग्रेस के बीजेपी के बड़े बड़े मंत्रियों को पता चलता है कि अब बड़े बड़े नेता भरोसा जताकर गए हैं, तो उस तरह से बड़े बड़े मंत्री फिर से लौट कर आते हैं, चुनाव आयोग में भरोसा जता रहे हैं। पिछले 1-2 घंटे से राष्ट्रीय चैनलों पर यही हो रहा है। इसका लाभ यह होगा कि शिक्षा मित्रों को जल्दी नौकरी मिल जाएगी और बिल्डर जिनके पैसे लेकर भागे हैं उनका पैसा मिल जाने वाला है और बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी इस एक चुनाव से। तो हम लौटेंगे जब कुछ ठोस होगा, ठोस फैसला आएगा। तो बढ़ते हैं आज इस टॉपिक पर जिसकी तैयारी कर आए हैं। तो अल्पसंख्यक की जब भी बात होती है, मुसलमानों की ही तस्वीर हमारे सामने आती है, जबकि मुसलमानों के अलावा ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी और जैन कुल 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। हम कभी सिखों की नज़र से, जैन समाज की नज़र से या बौद्ध समाज की नज़र से अल्पसंख्यक मंत्रालय को देखते ही नहीं है, या शायद दिखता भी नहीं, ऐसी ट्रेनिंग हो गई है। एक कारण यह हो सकता है कि भारत की आबादी में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 19% है टोटल, और इसमें सबसे बड़ा समूह मुसलमानों का है। यह भी हो सकता है कि आप सेंटर से लेकर राज्यों तक के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रियों के नाम देखें तो ज्यादातर मुसलमान ही होंगे। आगे देखेंगे भी, केंद्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक मामलों के सभी मंत्री एक ही समुदाय से आते हैं, यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय में भी दबदबा उसी का है जो अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक है। अच्छा होता कि इस मंत्रालय का भार सिख समुदाय, जैन समुदाय या पारसी या बौद्ध समाज के सांसदों को भी दिया जाता। अभी तक जो भी मंत्री रहे हैं उनके नाम हैं AR अंतुले, सलमान खुर्शीद, के रहमान खान, नजमा हेपतुल्ला और मुख्तार अब्बास नकवी, जो मौजूदा समय में है। जब 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं तो एक ही समुदाय का मंत्री हर बार क्यों बनता है? क्या इस वजह से 14% आबादी के साथ मुसलमान सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, ये वजह है? तो फिर करीब 3 करोड़ की आबादी वाले ईसाई, 2 करोड़ की आबादी वाले सिख समुदाय के सांसदों को इन मंत्रालयों में मंत्री बनने का मौका कब मिलेगा? इससे दूसरे अल्पसंख्यकों के प्रति विश्वास बढ़ता मिलता तो, और माइनॉरिटी की बहस में दूसरे समुदाय के चेहरे भी आते। 2006 में यह मंत्रालय बना, उससे पहले यह सोशल जस्टिस मंत्रालय का हिस्सा होता था। कभी यह विभाग के रूप में, डिपार्टमेंट के रूप में गृह मंत्रालय का हिस्सा होता था। आज भी कई राज्यों में ऐसा ही है, जैसे गुजरात में अल्पसंख्यक मामलों का अलग से कोई मंत्री नहीं, मंत्रालय नहीं। सामाजिक कल्याण व अधिकारिता मंत्रालय है जिसके मंत्री हैं आत्माराम परमार जी। कई राज्यों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नहीं है बल्कि विभाग है। कर्नाटक, केरल, यूपी, बिहार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुसलमान हैं, लेकिन कई राज्यों में ऐसा नहीं है। आंध्र प्रदेश और असम में मुख्यमंत्री के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास है। पंजाब में साधु सिंह धर्मसोट हैं जो अनुसूचित जाति कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, इन्हीं के पास अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। जम्मू कश्मीर में सज्जाद गनी लोन है जो सामाजिक न्याय मंत्री हैं, राज्य में अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के पास यह विभाग है और ललिता यादव इसकी राज्य मंत्री हैं। महाराष्ट्र में दिलीप कांबले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। झारखंड में लुई मरांडी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। हमने ये जानकारी सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वेबसाइट से ही ली है। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों की वेबसाइट से काफी कुछ पता चलता है। देखना चाहिए इस मंत्रालय के स्वरूप को भी। यह भी पता चला कि इस मंत्रालय के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के 118 पद स्वीकृत हैं। इतना बड़ा मंत्रालय है और इतने कम क्षमता के बाद भी 42 पद खाली हैं। सोचिए कितना काम होता होगा। इस मंत्रालय का बजट मात्र 3,777 करोड़ के आसपास है, जो नेट से मिला है, जानकारी जो मिली है। 19% आबादी के कल्याण के लिए यह बजट काफी है। यह सवाल उनके लिए है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय को इतने बड़े देश में देखते ही बड़ी भारी तुष्टीकरण का उन्हें चेहरा नजर आने लगता है। 2015-16 में कुल करीब 52 लाख छात्रों को 906 करोड़ रुपए की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय 3 प्रकार की छात्रवृत्ति देता है और ये हम प्री मैट्रिक की बात कर रहे हैं। इसमें करीब 39,47,000 मुस्लिम छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मिली, करीब 6 लाख ईसाई हैं और करीब 4.5 लाख सिख छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है। इस साल 1,60,000 बौद्ध छात्रों को और 53,000 उससे कुछ ज्यादा जैन छात्रों ने छात्रवृत्ति ली है।
पारसी समाज से मात्र 4002 छात्रों ने प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति ली है। इस आंकड़े से यही पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कई समुदायों की जिम्मेदारी संभालते हैं। यह जरूर है कि मंत्रालय की वेबसाइट सिर्फ 2 भाषाओं में नजर आई, हिंदी और अंग्रेजी में। कायदे से तो इसे गुरमुखी में भी होना चाहिए था, वैसे उर्दू में प्रेस रिलीज वहां पर मिली। जिस तरह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का नाम आते ही उसे मुस्लिम समुदाय के तुष्टीकरण के चश्मे से देखा जाने लगता है, उसी तरह उनके शिक्षण संस्थानों का नाम लेते ही हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया ही देखने लगते हैं, या वही दिखता है। बात आप चाहे सिख संस्थान की करें, दिखेगा आपको एएमयू और जामिया। इसे ऑप्टिक्स कहते हैं, ये फिक्स हो जाता है हमारी आपकी नजर में। जबकि हम भूल जाते हैं कि इस देश में अलग अलग समुदायों के और भाषाओं के आधार पर जो लिस्ट है मंत्रालय की एक संस्था का, उसमें 13,000 से अधिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। पंजाब में ही जैन समाज के, आर्य समाज के और सिख समाज के माइनॉरिटी संस्थान, कॉलेज हैं। मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज है जालंधर का, इसमें 15% आर्य समाजी के लिए रिजर्व है, यानी वो माइनॉरिटी है वहां। श्री आत्म वल्लभ जैन कॉलेज है लुधियाना का, गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज है लुधियाना का, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज दिल्ली, माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन दिल्ली, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली। तो ये माइनॉरिटी संस्थान है। इस तरह से जैन और ईसाई समाज के भी बड़े बड़े कॉलेज हैं। बड़ौदा का जैन यूनिवर्सिटी भी काफी फेमस है। इन संस्थानों में भी वही नियम है जो जामिया या अलीगढ़ या जो भी आप माइनॉरिटी संस्थान समझते हैं उनमें है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पहले चेयरमैन जस्टिस सुहेल सिद्दीकी से मैं फोन पर बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि उनकी नजर में पूरे देश में मुसलमानों के लिए यही तो 2 काबिल यूनिवर्सिटी हैं, कुछ और होंगी लेकिन नाम भर की हैं। पता नहीं क्यों बार बार ये संस्थाएं विवादों के घेरे में आती हैं। क्या इस वजह से कि इन्हें विवाद में लाकर सांप्रदायिकरण ज्यादा आसान हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप्रदायिकता की आड़ में जो सवाल है उसे ढकने की कोशिश हो रही है या बचने की? अगर सरकार को दिक्कत है तो 2 नहीं 10 कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दिए। बार बार एएमयू और जामिया मिलिया को लेकर यह विवाद क्यों पैदा किया जाता है? सुहेल साहब कह रहे थे जैसे इनके अल्पसंख्यक होने से कोई बड़ा भारी नुकसान हो रहा हो, तुष्टीकरण हो रहा हो। हाल ही में कुछ जगहों पर छपा कि सरकार जामिया मिलिया से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस ले सकती है, जबकि सरकार ने अपनी तरफ से औपचारिक रूप से ऐसा कभी कुछ नहीं कहा है अभी तक। इससे पहले 2016 में भी ऐसी खबर छपी थी और इस बार भी 7 अगस्त को इंडियन एक्सप्रेस की रितिका चोपड़ा की खबर है कि केंद्र सरकार कोर्ट से अपना हलफनामा वापस लेने जा रही है। जब हलफनामा वापस लेगी तो पता भी चलेगा। एक्सप्रेस को यह जानकारी सूत्रों से पता चली है, इसलिए सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं है। रितिका चोपड़ा ने लिखा है कि मानव संसाधन मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट में अपना नया पक्ष रखने जा रहा है। मंत्रालय अदालत से कहेगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया कभी अल्पसंख्यक संस्थान था ही नहीं, क्योंकि इसे संसद के एक्ट से बनाया गया है। केंद्र सरकार इसे फंड करती है। 15 जनवरी 2016 की इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी कि भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है, महाधिवक्ता हैं, उन्होंने तत्कालीन मंत्री को सलाह दी थी कि वो अपना राय बदल सकती है, यानी जामिया अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। इसी के आधार पर यह बात आगे बढ़ रही है। क्या यह कहीं लिखा है कि अगर केंद्र से फंड लिया जाएगा तो संस्थान माइनॉरिटी नहीं रहेगा? दूसरा, हमें यह समझना होगा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान कायम करने के पीछे मकसद क्या होता है और कौन लोग होते हैं। अगर 1 नेशन 1 टैक्स वाले देश में, ऐसा सोचने वाले बहुत लोग हो गए, हर चीज में 1 नेशन 1 टैक्स चाहते हैं, ऐसे देश में माइनॉरिटी संस्थान खत्म करने की दलील व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाई जा रही है, तो क्या उन्हें पता है कि यही दलील जैन, बौद्ध, सिख संस्थानों पर भी लागू होगी? और उनके भी हजारों संस्थान हैं। बेहतर है कि हम संविधान में माइनॉरिटी की परिभाषा, उनके कल्याण के लिए बनाए जाने वाले संस्थानों की स्थिति को भी समझें। बात सिर्फ जामिया की नहीं है, बात है कई हजार माइनॉरिटी संस्थानों की भी। हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इस तरह के सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर ही उठते हैं या जामिया मिलिया को ही लेकर। जामिया एक अरबी शब्द है जिसका मतलब ही होता है यूनिवर्सिटी। तो हमारे साथ फैजान साहब हैं, फैजान मुस्तफा नलसर, हैदराबाद के वाइस चांसलर। फैजान साहब, एक बुनियादी सवाल मैं जानना चाहता हूं कि जब संविधान सभा में आर्टिकल 31 की व्यवस्था हो रही थी तो माइनॉरिटी कौन है? क्योंकि कभी हर राज्य के हिसाब से माइनॉरिटी बदलने की बात हो जाती है, कभी आबादी के हिसाब से माइनॉरिटी बदलने की या बनने की बात हो जाती है। तो इस निष्कर्ष पर क्यों संविधान निर्माताओं ने पहुंचा कि हमारे देश में, आजाद भारत में एक माइनॉरिटी की कल्पना क्यों की गई? और जब ये बहस हो रही थी तो किस तरह के वाद विवाद आपस में हो रहे थे?
रवीश, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट हुई संविधान सभा में। और महावीर त्यागी ने तो यहाँ तक कहा कि जब तक पाकिस्तान की संविधान सभा अपने अल्पसंख्यकों के अधिकार तय नहीं करती तब तक इस विषय को पे डिस्कशन ना किया जाए। उस पे फिर अंबेडकर और नेहरू और जो सीनियर मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि भारत के अल्पसंख्यकों के अधिकार इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि पाकिस्तान अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या करता है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा इवेंट था कि देश का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ और फिर विभाजित हिस्सा एक धार्मिक राष्ट्र बन गया। उस समय हमने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया और ये धर्मनिरपेक्षता सिर्फ इस हद तक नहीं थी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनको ये आश्वासन दिया गया कि हम राज्य के जो संस्थान हैं उसमें तो आपके धर्म और आपकी संस्कृति और आपकी भाषा और आपकी लिपि को संरक्षण नहीं दे सकते, लेकिन हम ऐसे पब्लिक स्पेसेस क्रिएट करेंगे जिसमें आपकी संस्कृति, कल्चर और आपका धर्म जो है वो फ्लोरिश करेगा और पनपेगा। तो ये जो अधिकार दिए गए अल्पसंख्यकों को, इसकी बुनियाद ये थी कि ये समझा जाता है कि जो व्यक्ति के अधिकार हैं, जैसे जीवन का अधिकार एक व्यक्ति का, इंडिविजुअल का अधिकार है, या अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का और लिखने का एक व्यक्ति का अधिकार है, ये अधिकार काफी नहीं है जब हम एक किसी कम्युनिटी या ग्रुप के संरक्षण की बात करते हैं। अगर किसी को अपने धर्म को मनाना है, तो जैसे मैं अगर मुहर्रम में मातम करना चाहता हूं और जुलूस निकालना चाहता हूं, तो अकेले कोई जुलूस नहीं होता, मुझे और लोग चाहिए जो मेरे साथ उस मातम में शरीक होंगे। इसी तरीके से अगर मैं अपनी भाषा बोलना चाहता हूं तो मुझको कोई ऐसी जगह चाहिए जहां पे उस भाषा को बोलने वाले या उस संस्कृति को मानने वाले जो है मौजूद हों। तो ये जो अनुच्छेद 29 और 30 के अधिकार हैं, ये इस बात के लिए हैं कि ये समझा गया कि जो इंडिविजुअल अधिकार हैं, इंडिविजुअलिस्टिक यूनिवर्सल राइट्स हैं, वो काफी नहीं है, बल्कि स्पेशल राइट्स माइनॉरिटीज को दिए जाने चाहिए। और आप देखिए कि क्या संविधान सभा में जो लोग बैठे थे उनका क्या विजन था कि जीवन का अधिकार है या अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसके ऊपर क्या अंकुश लगाए जा सकते हैं संविधान में लिखा है। लेकिन अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है उसके ऊपर संविधान में कोई अंकुश नहीं लिखा है, और उसको बहुत से संविधान विदों ने कहा कि ये एक एब्सोल्यूट राइट की तरह है। गो के सुप्रीम कोर्ट ने टीएमए पाई में कहा कि एब्सोल्यूट इस हद तक नहीं है कि अगर कोई अल्पसंख्यक संस्थान बन रहा है तो वो ये कहें कि साहब हम म्युनिसिपल बोर्ड से परमिशन नहीं लेंगे कि कितना कवर्ड एरिया होगा और कितना ओपन एरिया होगा और कितने पर स्टूडेंट्स टॉयलेट्स बनेंगे। तो ये इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस तो लगाई जा सकती हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संविधान ने और मौलिक अधिकारों के ऊपर रखा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में जाके इन अधिकारों को संविधान का मूलभूत ढांचा कह दिया। यानी अगर आज संसद चाहे तो संविधान के संशोधन से भी अनुच्छेद 30 के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती या उनको समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है। अब मैं आपको प्रताप भानु मेहता जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है उसके संदर्भ में एक सवाल करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनने से एक तो हमारी शिक्षा प्रणाली कई तरह के रेगुलेशन से गवर्न होती है, जिसको लेकर मुकदमेबाजी होती है। तो उनका कहना है कि दो तरह की दुनिया बन जाती है। एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां उनको स्वायत्ता मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है ज़्यादा, और दूसरी तरफ नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां उनके पास कम आज़ादी है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? और वो कहते हैं कि ये सवाल होना चाहिए कि किस स्थिति में और किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को विशेष संरक्षण की जरूरत है और इसका मकसद क्या है। वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेस का प्रोडक्ट है, संवैधानिक गड़बड़ झाले की ये सब उत्पत्तियां हैं।
नहीं, बहुत बड़े विद्वान हैं और मेरी अच्छी उनसे जान पहचान है, लेकिन ये जो प्रश्न है कि देखिए ऐसा है कि बहुसंख्यक समाज को अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि जनतंत्र में उनके पास नंबर है। इसलिए बार बार कहा गया, ऑस्ट्रेलिया के चीफ जस्टिस लेथमैन ने कहा कि किसी जनतंत्र की सफलता का जो पैमाना है वो ये है कि उस जनतंत्र में अल्पसंख्यकों के कितने अधिकार हैं, क्योंकि बहुसंख्यक समाज जो है वो अपने अधिकारों का पूरा संरक्षण कर सकता है अपने आप। तो ये जो एक व्यवस्था है, जरा देखें कि माइनॉरिटी कैरेक्टर होने के क्या पॉइंट्स हैं। तो उसमें उस संस्थान को अपनी मर्जी के बच्चों को एडमिट करने का अधिकार होगा। अब ये कोई नॉर्मल यूनिवर्सिटी है तो उसको भी ये अधिकार होता है कि वो अपनी मर्जी से बच्चों को एडमिट करे। बिल्कुल, एनआरआई कोटा वगैरह होता ही है उनके यहाँ। काउंसिल को, उनके यहाँ एनआरआई कोटा वगैरह तो होता ही है, इसी तरह का प्रोटेक्शन तो है। एनआरआई कोटा तो किसी भी नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में भी होता है रवीश। कोई प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशन है तो उसमें एनआरआई कोटा होता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि 4 चीजें हैं जो माइनॉरिटी चरित्र को दर्शाती हैं, अल्पसंख्यक चरित्र को, कि वो स्टूडेंट्स को अपनी मर्जी से एडमिट करेंगे, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से एडमिट करेंगे। और अब आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो नीट का एग्जाम है उस एग्जाम के बेसिस पे आप एडमिट करेंगे। दूसरे ये कि वो अपने स्टाफ का सिलेक्शन करेंगे और अपने स्टाफ को अनुशासन में रखने के रूल्स बनाएंगे। यही कोई ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी भी करती है। और दूसरी चीज ये कि वो अपनी गवर्निंग काउंसिल में जिनको लेना चाहेंगे वो लेंगे। अब अगर कोई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होता है तो उसके एक्ट में या उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि उसकी गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन लोग होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि एक अल्पसंख्यक चरित्र वाले संस्थान और एक मेजॉरिटी कम्युनिटी या नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में मेन डिफरेंस क्या है रवीश, वो समझें कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में अल्पसंख्यक, अब ये अल्पसंख्यक भाषा वाला भी हो सकता है और ये धर्म वाला भी हो सकता है, उसको रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। और जो राज्य के संस्थान हैं, जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है, उनमें कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन एजुकेशन नहीं दी जा सकती। अब अलीगढ़ के अगर इतिहास में जाएं तो अलीगढ़ बनने से पहले जब 1857 का ये रिवोल्ट हुआ, उसके बाद सर सैयद ने एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन किया कि ये मुसलमान जो हैं, ये जो राज्य ने शिक्षण संस्थान बनाए उनमें क्यों नहीं जाते। तो 25 एसेज आए और उन एसेज में, निबंध में सबने ये लिखा कि मुसलमानों को ये लगता है कि वो अगर अंग्रेजों के इन स्कूल्स में जाएंगे तो उनको ईसाई बना दिया जाएगा। इसलिए एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत हुई जहां पे मजहब की और धर्म की भी शिक्षा दी जाए और सेकुलर एजुकेशन भी दी जाए। तो ये एक मेन डिफरेंस है। दूसरा ये है रवीश कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं वो उस धर्म के मानने वालों के लिए सीटों में आरक्षण कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि टीवी चैनल्स पे अलीगढ़ या जामिया के बारे में जब डिबेट्स होती हैं तो ज्यादातर एंकर ये नहीं समझते कि अनुच्छेद 15 जो है वो राज्य के शिक्षण संस्थानों पे लागू है, वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पे लागू नहीं है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अगर धर्म की बुनियाद पे आरक्षण है तो वो अनुच्छेद 15 का हनन नहीं है। यही सुविधा, दो ही तरह की माइनॉरिटी हैं। तो यही सुविधा जो सिख माइनॉरिटी कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां भी हो सकती है, जैन कॉलेज हैं वहां भी हो सकती है, उनको वहां भी वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और देते ही हैं। मैं आपको बताऊं कि ये गुरु नानक मेडिकल कॉलेज का केस है जो हमारे आजकल मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस केहर, उन्होंने डिसाइड किया था। इस केस में सिखों के लिए रिजर्वेशन था पंजाब में, जबकि आप ये सोचिए कि पंजाब में सिखों को अल्पसंख्यक माना जाना अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल मैटर हो सकता है। लेकिन इस केस में यह हुआ कि जिन लोगों के दाखिले हुए उनसे यह कहा गया कि वो एफिडेविट दें सिख कोटा में जिनके दाखिले हुए कि उनके नाम में सिंह और कौर है और उन्होंने कभी अपना शेव नहीं किया
और उन्होंने अपनी, कभी लड़कियों ने आईब्रोज नहीं बनाई। अब ये सारे एफिडेविट देने के बाद जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो उस एग्जामिनेशन में ये पाया गया कि कुछ ने बाल कटाए हैं और कुछ ने आईब्रोज बनाई हैं। तो उस एडमिशन को कैंसिल किया गया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया कि भाई क्योंकि केश रखना सिख धर्म का एक एसेंशियल फीचर है, तो जिसने भवें बनवा ली या दाढ़ी कटवा ली या बाल कटा लिए उसको सिख कोटे में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये एक सवाल और है कि जो प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि ये सब ठीक है फैजान साहब, अभी जामिया और एएमयू पर आएंगे, पर मैं चाहता हूं कि यही पक्ष ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे कि इससे आप हासिल क्या कर रहे हैं। सब कर लिया, ठीक है, आपने एक अपनी धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी, वो ये कह रहे हैं कि इससे पहचान आधारित विशेषाधिकार, एक खास किस्म की एक आइडेंटिटी बेस्ड प्रिविलेज बन जाती है, पैदा हो जाती है। इसके अलावा आप कुछ ज्यादा हासिल नहीं करते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर राज्य अपने शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों का जो अनुपात है उससे कुछ कम ही आरक्षण कर दे। आप देखिए आईआईटीज में, नेशनल लॉ स्कूल्स में, आईआईएम्स में अल्पसंख्यकों का क्या प्रतिनिधित्व है? वहां पे अल्पसंख्यक जा ही नहीं सकते, कंपीट ही नहीं कर सकते। और यदि अल्पसंख्यक दो चार, मतलब यूनिवर्सिटीज में देख लें तो जामिया और अलीगढ़ का ही मामला आता है। अब अलीगढ़ में 360 इंजीनियरिंग की सीटें हैं और 150 मेडिकल की सीटें हैं। अगर इन 150 और 360 में 180 और 75 सीटें अल्पसंख्यकों को मिली जाएं देश में, तो उससे मैं ये नहीं समझता कि कोई बड़ा आइडेंटिटी वाला मामला हो रहा है। आप ये देखिए कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक अपनी प्रॉपर्टी, अपना पैसा लगाते हैं। आप ये देखिए कि अलीगढ़ को जब विश्वविद्यालय बनाया गया तो उस जमाने की अंग्रेज सरकार ने कहा 30 लाख रुपए का रिजर्व फंड क्रिएट करो, और रवीश उस रिजर्व फंड को क्रिएट करने के लिए एक एक रुपए और एक एक पैसे का चंदा हुआ। और एक जगह तो ऐसा हुआ कि जब ये बच्चे जाते थे एमएओ कॉलेज के चंदा इकट्ठा करने, तो एक औरत ने कहा मेरे घर में कोई पैसा नहीं है, लेकिन ये मैंने रोटियां बनाई हैं जो हम आज सुबह और शाम में खाएंगे, इन रोटियों को ले जाओ। वो रोटियों को चौराहे पे उसका ऑक्शन करके बेचा गया और वो एक 21 रुपए में बिकी और वो फिर उसमें लगाया गया। तो आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी जमीनें, जायदादें और पैसा, और मैं जब अलीगढ़ में रजिस्ट्रार था तो मैंने इस 30 लाख का 2005 में क्या वैल्यू थी, तो वो 268 करोड़ रुपए उसकी वैल्यू निकली थी 2005 में, जो अब शायद 300 करोड़ होगी। उसके बावजूद भी 50% बच्चे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान में बहुसंख्यक समाज के पढ़ते हैं। मैं ये समझता हूं कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार है, उनको शिक्षा देना राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य उन्हें शिक्षा नहीं दे पा रहा, वो अपने एफर्ट से अपने संस्थान बनाएं, उन संस्थान में 50% वो बहुसंख्यकों को पढ़ाएं, उसके बाद भी हंगामा है क्यों परवाह, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब एक बात और बताइए कि आपने जैसे जामिया का भी एक उदाहरण है कि विश्वविद्यालय बनने से पहले एक समय ऐसा आया कि वहाँ के शिक्षकों ने उस संस्थान को बनाने चलाने के लिए बिना वेतन के ही पढ़ाया, मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसा भी हुआ था जब जामिया यहाँ बना। 20 साल उन्होंने कहा कि 20 साल तक वो उन्होंने कहा कि हम 150 रुपए से ज्यादा जो है वो वेतन नहीं लेंगे, और उसमें जाकिर हुसैन ने तो अपने वेतन को 40 रुपए कर दिया संस्थान को बनाने के लिए। तो ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये संस्थान को बनाने के, जी ठीक है, तो अब ये जो बार बार कहा जाता है कि केंद्र सरकार फंड देती है इसलिए कोई संस्थान माइनॉरिटी नहीं हो सकता है, ठीक है, तो ये अगर तर्क पर आपकी क्या राय है? तो केंद्र सरकार माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप भी क्यों देती है? वो भी ना दे, या तो दे तो सबको दे, नहीं तो मत दे किसी को। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तर्क में आपके हिसाब से क्या दम है? देखिए, मेरे हिसाब से कोई दम नहीं है, यह हास्यास्पद चीज है। अनुच्छेद 30 के सब क्लॉज 2 में साफ लिखा है कि राज्य जो है जब शिक्षण संस्थानों को अनुदान देगा तो वो किसी भी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध ये बात नहीं लेगा कि वो अल्पसंख्यकों शिक्षण संस्थान है। इसका मतलब कोई भी 100% फंडेड
जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज को ले लें, दिल्ली में फंडेड है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो संविधान ने साफ लिख दिया कि राज्य के अनुदान देने से किसी का अल्पसंख्यक चरित्र समाप्त नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट ने रवीश इसमें एक कदम आगे बात जाके कर दी। उन्होंने कहा राज्य जब अनुदान देगा तो अनुदान के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं लगाएगा जिससे उस संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र पर कोई भी आंच आए, और राज्य को यह हक नहीं है कि अनुदान इस शर्त पे दे कि उस अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान फिर भी एक सवाल है, आजकल लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन टैक्स जैसा यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी हो। फिर भी वो लोग अगर जैसे प्रताप भानु मेहता ने लिखा कि एक ही यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसमें स्टीफेंस को अलग राइट्स हासिल हैं, उसमें एसआरसीसी को अलग राइट्स हासिल हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, ये तो आप तय कर लीजिए, क्या आप ये चाहते हैं कि पूरे देश में हर चीज एक हो जाए? तो फिर विभिन्नता का क्या होगा, डाइवर्सिटी का क्या होगा? और देश का जो डाइवर्सिटी मैनेजमेंट है, जिसके बारे में ये कहा गया, अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वहां सारी आइडेंटिटीज जो हैं वो मिलके एक अमेरिकन आइडेंटिटी बन जाती है, मेल्टिंग पॉट। लेकिन भारत की विभिन्नताओं को कहा गया कि ये प्लेट में रखी एक सलाद की तरह है जिसमें हर एक की अपनी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये संविधान का, मैं ये समझता हूं, हमारे संविधान की विशेषता है कि इस संविधान ने, आप ये सोचिए कि देश की जो विभिन्नताएं हैं उनको सेलिब्रेट किया, प्रोटेक्ट किया और प्रिजर्व किया। अब आप ये बताइए, कई राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष दर्जा दिया गया है, वो विशेष दर्जा क्यों दिया जाए उनको? तो मैं ये समझता हूं कि हमको ये देखना है कि जो, अब देखिए इतनी भाषाएं हैं जी, इस पे हम ब्रेक लेंगे फैजान साहब, ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे जी। इस बीच चुनाव आयोग के प्रति भरोसा जताने का दौर तीसरे राउंड में पहुंच गया है। कांग्रेस के नेता तीसरी बार मिलने गए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि बीजेपी के वही मंत्री या मंत्रियों का नया दल, इतने सारे मंत्रियों, नया सेट भी आ सकता है, फिर से मिलने जाएंगे। अगर आप आसपास अशोक रोड से गुजर रहे हो दिल्ली में, तो अपना रास्ता बदल लें, गूगल मैप की मदद ले सकते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। फैजान साहब, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि कई राज्यों को विशेष दर्जा है, हम तो जम्मू कश्मीर ही समझते हैं। अब दर्शक कितना हर बार जीके की किताब पलटेगा, लेकिन फिर भी बता दें। और ये भाषा को लेकर अभी महाराष्ट्र में मैंने देखा कि एक संस्कृत इंस्टीट्यूशन है, वो माइनॉरिटी का दर्जा है, उसे आर्य समाजी संस्थान है एक। अभी इंट्रोडक्शन में भी मैंने बोला कि वो पंजाब में उनको 15% राइट है आर्य समाजी लोगों का। तो ये भाषा के हिसाब से आप बता सकते हैं क्या कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो हमें चेहरा दिखता है वही या तो मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, या माइनॉरिटी कहिए तो सिर्फ मुसलमान। ऐसा है रवीश के संविधान के अनुच्छेद 30 में दो तरह के अल्पसंख्यकों का विवरण है, एक जो धर्म के आधार पे हों और दूसरे जो भाषा के आधार पे हों। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत में अल्पसंख्यक की परिभाषा ये होगी कि जो किसी भी राज्य में 50% से कम हो। अब अगर यूपी के ब्राह्मण हिंदू तमिलनाडु में रहते हैं और वो एक हिंदी मीडियम स्कूल वहां बनाना चाहेंगे, तो वो स्कूल रवीश होगा अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान। आप, और उसमें 50% रिजर्वेशन हिंदी स्पीकिंग यूपी के ब्राह्मण्स के लिए हो सकता है। तो मैं रवीश ये कहना चाहता हूं कि ये आपने एग्जाम्पल दी कि जैन हैं और आर्य समाजी हैं, बहुत से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हिंदुओं के भी हैं। जैसे हम में से कोई भी कभी भी जो है विकलांग हो सकता है, अभी हमारी टांग टूट जाए तो हम विकलांग हो जाएंगे कुछ देर के लिए। ऐसे ही कोई भी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए, अगर उस राज्य की वो भाषा नहीं बोलता और उस राज्य में उसकी भाषा बोलने वाले लोग 50% से कम हैं, तो वो वहां अल्पसंख्यक हो जाएगा और उसको अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बनाने के अधिकार पूरे पूरे होंगे। अब इंटरनेशनली रवीश एक चीज और कही गई कि अल्पसंख्यक वो है जिसका राज्य के पावर स्ट्रक्चर में जो पावरलेस है। तो आप ये देखिए कि हमारे देश में अजीब गरीब बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 70 साल में
सैकड़ों जजमेंट्स में कहा कि जो भी 75% से कम है वो अल्पसंख्यक है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2005 में कह दिया कि मुसलमान यूपी में अल्पसंख्यक नहीं है और ये तो भारत में 18 करोड़ हैं और इनको तो कोई समाप्त होने का डर नहीं है, जिसको थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन होगा वही अल्पसंख्यक है। और यही बात जब नजमा हेपतुल्लाह मोदी गवर्नमेंट में उन्होंने ओथ ली, उसके दूसरे दिन कही कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, और बाद में जब मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा तो उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा मतलब ये था कि मुसलमान भारत के दूसरे बहुसंख्यक हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक की परिभाषा में कुछ भी ले लें कि वो न्यूमेरिकल इंफीरियोरिटी के साथ नंबर के हिसाब से 50% से कम है या पावरलेसनेस ले लें, तो राज्य क्योंकि भाषा के आधार पे बने हैं इसलिए अल्पसंख्यक की परिभाषा राज्य के आधार पे दी जाती है। इसी आधार पे केंद्र सरकार कह रही है कि कश्मीर में मुसलमान जो हैं वो अल्पसंख्यक नहीं है और कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गई है, सरकार ने ये बात कही है कि वहां हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक आयोग ही नहीं है। मेरे ख्याल से कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग ही नहीं है। ये पंजाब में भी मामला आया था सुप्रीम कोर्ट में जी, वो पंजाब का भी है, सिक्स का भी है। तो क्योंकि अल्पसंख्यक की परिभाषा राज्य के आधार पे होती है, इसलिए कश्मीर में, पंजाब में और हमारे नॉर्थ ईस्ट में कई राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। मैंने तो रवीश एक लिखा था आर्टिकल आउटलुक में जिसमें मैंने कहा अरे छोड़िए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान थी, क्योंकि जिस समय हिंदुओं ने इसको बनाया था अंग्रेजों के जमाने में, उस समय वो नंबर के आधार पे तो बहुसंख्यक थे, लेकिन क्योंकि पावर सारी अंग्रेजों के हाथ में थी इसलिए पावरलेसनेस टेस्ट हिंदू देश के मीट करते थे और वो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान उन्हें बनाया गया। और वो जो मद्रास यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अलग उनका एक्ट बना 1915 में, और ऐसे ही मुसलमानों को अल्पसंख्यक मान के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। अगर बनारस पंजाब में होता आज या बनारस कश्मीर में होता तो ये फिर भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हो जाता। अब एक ही मिनट है, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में अल्पसंख्यक आयोग होना चाहिए हिंदुओं के लिए? मुझे लगता है हर राज्य में अल्पसंख्यक आयोग होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा चीफ जस्टिस लेथमैन का कि डेमोक्रेसी जो है उसमें अब देखिए कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू क्यों दिया गया। भाई अगर जनतंत्र है और संसद ने कोई कानून बना दिया तो 2 जज सुप्रीम कोर्ट के उसे निरस्त कैसे कर दें? तो ये पावर जुडिशरी को दी ही इसलिए गई है कि मेजॉरिटेरियनिज्म ना आपने पाए और बहुसंख्यक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। तो क्योंकि हम एक जनतंत्र हैं और एक हमारे यहाँ संविधानवाद है, इसलिए मैं समझता हूँ हर राज्य में इंक्लूडिंग कश्मीर अल्पसंख्यक आयोग होना चाहिए। पर ये अल्पसंख्यक आयोग डेकोरेटिव ना हो, ये कोई रियल काम करे। अब समय नहीं है फैजान साहब, अब फिर कभी इसके आगे हमारी बातचीत तो अल्पसंख्यक के आसपास ही होती रह गई। जामिया का जो मूल सवाल था हम वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाए और समय खत्म हो गया। आज की रात अगर आपको एक ही प्रकार के बात अलग अलग नेताओं से, अलग अलग मंत्रियों से सुननी है, एक ही तरह की बात विरोधी पक्ष से और सत्ता पक्ष से, तो आप चुनाव आयोग से जो रिपोर्टिंग हो रही है वो देखिए। उससे जो आम्रपाली के 4000 लोगों का पैसा लेकर भाग गए हैं लोग और वो लोग हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर पैसा मिल जाएगा इन बुनियादी खबरों से। ब्रेक के बाद हम कुछ और बात करेंगे।